Yes, today we are going to start with our next topic, that is monotonic sequence. अब किसी भी सीक्वेंस को हम मोनोटॉनिक सीक्वेंस कब कहते हैं? मोनोटॉनिक सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब कोई भी सीक्वेंस या तो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगी या मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगी। क्या मतलब होता है इस चीज का? सपोज यू हैव अ सीक्वेंस ए एन, देन इट इज सेड टू बी अ मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनकी वैल्यू भी क्या हो, इंक्रीज। ठीक है, then that sequence is said to be a monotonically increasing sequence. For example, if I take the sequence 2, 3, 4, 5 and so on. अब इस केस में दिस इज n इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इज 2, n इक्वल टू 2 है तो वैल्यू इज 3, n इक्वल टू 3 है तो वैल्यू इज 4। इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उनकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। कोई भी दो कॉन्सेक्टिव टर्म्स अगर हम लेते हैं, कोई भी दो कॉन्टिन्यूस टर्म्स अगर हम लेते हैं, तो उन दोनों टर्म्स में क्या रिलेशन होना चाहिए? जो सेकेंड टर्म है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। अगर कोई सीक्वेंस की हर कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, दिस रिजल्ट शुड होल्ड फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, then that sequence is said to be monotonically increasing sequence। ठीक है, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वलिटी भी हो सकती है। क्या कहा हमने कि अगर n के इंक्रीज होने के साथ साथ जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स अगर कोई भी लो उस सीक्वेंस की, देन सेकेंड टर्म मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द फर्स्ट टर्म फॉर एवरी n बिलोंग्स टू natural numbers, then that sequence is said to be a monotonically increasing sequence। फाइन, मतलब इस सीक्वेंस में ऐसा जरूरी नहीं है हर स्टेप पे नंबर बड़ा ही हो सकता है सीक्वेंस ऐसी भी हो सकती है 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह की सीक्वेंस भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर टर्म नेक्स्ट वाले टर्म से पीछे वाले टर्म से बड़ी होनी चाहिए, उसके इक्वल भी हो सकती है। फाइन, देन दैट सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। नाउ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कब क्या होता है? A sequence an is said to be monotonically decreasing sequence। कब कहेंगे इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस? अगर n की वैल्यू इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। सपोज n+1 की वैल्यू an से क्या है, लेसर या उसके इक्वल, and this result holds for every n belongs to natural numbers, then we say that that sequence is monotonically decreasing sequence। Let's understand this again by an example। suppose हमारी जो sequence है वो किस टाइप की है? इट इज सपोज -1। अब जो वैल्यू है क्या होनी चाहिए? नेक्स्ट टर्म शुड बी लेस देन दिस। इसका मतलब सपोज नेक्स्ट टर्म है -2 देन -3 -3 -3 देन -4 -4 -5 एंड सो ऑन। सो अब इसमें अगर मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाऊंगी सीक्वेंस की, तो क्या रिलेशन है? जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे टर्म की वैल्यू क्या हो रही है, पीछे वाले टर्म से कम हो रही है या उसके इक्वल है। दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। फाइन, नाउ थर्ड थिंग इज that is strictly monotonically increasing और strictly monotonically decreasing sequence। strictly का मतलब क्या है? strictly monotonically increasing sequence पहले डिस्कस करते हैं। अब यहाँ क्या चीज़ थी कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उसमें जो सेकेंड टर्म है वो या तो पहले वाले टर्म से इक्वल हो सकती है या उससे ग्रेटर होगी। फाइन, बट स्ट्रिक्टली अगर हम कहें इसका मतलब क्या रिलेशन होना चाहिए? an+1 शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन an। मतलब जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं हो सकती, जो सेकेंड टर्म है वो फर्स्ट वाली टर्म से बड़ी ही होनी चाहिए। then that type of sequence is said to be strictly monotonically increasing sequence। like we have taken this example जिसमें
हर दो कंसेक्टिव टर्म्स में क्या रिलेशन है, सेकेंड टर्म इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म, ठीक है. सो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. आई थिंक अब सबको क्लियर हो जाएगा यहीं से कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस क्या होती हैं. वो सीक्वेंसेस जिसमें ए एन प्लस वन की वैल्यू ए एन से क्या होएगी, स्ट्रिक्टली लेसर फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. दिस रिजल्ट ऑल्सो होल्ड्स फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. एवरी एन का मतलब क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर ले लें, मतलब कि कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स की बात करें तो उसके लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए. अब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है कि ए एन प्लस वन जो है वो ए एन से क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेसर. then that sequence is said to be monotonically strictly monotonically decreasing sequence. so क्या लेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं रेपिटिशन ना लूँ और यही सीक्वेंस ले लूँ, जैसे इसमें क्या किया मैंने, रिपीट नहीं किया एलिमेंट्स को, ठीक है. सो द डिफरेंस इज दीज टू सीक्वेंसेज आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट, ठीक है. अब इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, अगर मैं कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाती हूँ तो जो ए एन प्लस वन है दैट इज ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली लेस देन ए एन, ठीक है. कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स उठाएं, सो दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस. फाइन. सो अब एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आपको चेक करना है कि वो सीक्वेंस स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. यू हैव टू चेक फॉर दैट. फाइन. सो first example is, suppose your sequence an is 1 by 2 plus 1 by 2g square plus 1 by 2 cube and so on up to 1 by 2 raised to power n. This is your nth term of that sequence. अब मुझे चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है. हाउ आई विल चेक. फर्स्ट आई नीड टू कैलकुलेट ए एन प्लस वन. ए एन प्लस वन का मतलब जो लास्ट टर्म एन है वहाँ पे हमने एन प्लस वन से रिप्लेस करना है. सो व्हाट विल बी द लास्ट टर्म ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 रेज़ टू पावर n प्लस वन. इसका मतलब इससे पहले वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 बाय 2 रेज़ टू पावर n. नाउ आई कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स. व्हाट इज द डिफरेंस, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू तो ये वाली पूरी टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट. फर्स्ट लेट राइट इट डाउन कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर क्लियरली. क्या आएगा, 1 बाय 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन up to 1 by 2 raised to power n plus 1 by 2 raised to power n plus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 स्क्वायर. माइनस साइन है तो ये सारी चीज़ें माइनस में हो जाएंगी, ठीक है. अब ऑब्वियसली ये प्लस माइनस आपस में टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट. So we are left with only one term, that is 1 by 2 raised to power n plus 1. As we all know, n is a natural number, so it is always greater than 0. Therefore n plus 1 is also greater than 0 and 2 raised to power n plus 1 is also greater than 0. If a number is greater than 0, then its reciprocal is also greater than 0. It means what we get, an plus 1 minus an is greater than 0 which is equal to this, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n. n कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हियर that an plus 1 is strictly greater than an for all n. इसका मतलब क्या हुआ, this sequence an is strictly monotonically increasing sequence. Monotonically increasing sequence. Why we write strictly word here, because it is strictly greater than an. an plus 1 is strictly greater than an. Equality इस केस में नहीं है, तो it is a strictly monotonically increasing sequence. Fine. Now let's take one more example. Suppose your an sequence is nothing but 3n plus 7 upon 4n plus 8. So again, to check whether it is monotonically increasing or decreasing, we have to calculate an plus 1. What will be an plus 1? Replace n by n plus 1. You will get this
4 times n plus 1 plus 8. Now simplify it, you will get this is 3n plus 3 plus 7 divide by 4n plus 4 plus 8. So it is nothing but 3n plus 10 divide by 4n plus 12. ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टू टू चेक वेदर इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो व्हाट विल बी द वैल्यू, 3n plus 10 upon 4n plus 12 minus 3n plus 7 divide by 4n plus 8. Now to solve it, I have to calculate LCM, but before calculating LCM, I'll write this term as 3n plus 10 upon 4 times n plus 3 and 3n plus 7 upon 4 times n plus 2. Now it's easy to calculate the LCM because 4 is common. So your LCM will be 4 times n plus 3 into n plus 2. It means we have to multiply this term by n plus 2 and 3n plus 7 by n plus 3. Fine. Now if I multiply these two, what I will get, there is 3n square plus 6n plus 10n plus 20 minus 3n into n is minus 3n square minus 9n plus minus 7n. मैं माइनस साइन भी साथ के साथ अंदर अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको इससे मल्टीप्लाई किया. नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस विद दिस 7n, बट दिस नेगेटिव साइन के कारण minus 7n. And 7 into 3 is 21 with negative sign means minus of 21. Fine. Now value क्या आएगी लास्ट हमारे पास, 3n square cancel out and 6n minus 3n 9n, it means it is minus 3n. Again you can solve this, 16n and this will be 9 minus 7, that minus 9 minus 7, it is also 16. It means ये term पूरी की पूरी इससे क्या हो गई, cancel out, and we are left with only 20 minus 21, that is minus 1 divide by 4 times n plus 3 into n plus 2. As we all know, n is greater than equal to 1 because it is a natural number. सीक्वेंस में n क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, है ना. तो अब इसका मतलब n प्लस 3 भी हमारा ग्रेटर देन 0 ही है एंड n प्लस 2 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है. दो नंबर्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0. एंड इफ आई मल्टीप्लाई दैट विद 4, दैट नंबर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0. इसका मतलब डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है बट न्यूमिनेटर अगर नेगेटिव है, इसका मतलब दिस होल टर्म इज नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, an plus 1 is less than an. Why? Because what we get from here, an plus 1 minus an is less than 0. अगर ये less than 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, an plus 1 is less than an for all n. इसका मतलब the sequence is monotonically, strictly monotonically decreasing sequence. So in this way you can check whether a sequence is monotonically increasing or monotonically decreasing. Now we will do some theorems. First theorem is, this is monotone convergence theorem. इस theorem का नाम क्या है, monotone convergence theorem. ये theorem basically आपको क्या बताएगी कि कोई भी monotonically increasing sequence कब converge करती है और कहाँ converge करती है, और अगर कोई monotonically decreasing sequence है तो वो कब converge करती है और कहाँ converge करती है. Fine. So first result is, prove that a monotonically increasing sequence an which is bounded above converges to its least upper bound. क्या मतलब हुआ इस चीज का, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करेगी,
और कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। फाइन कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या करती है, अगर वो बाउंडेड अबव है तो वो कन्वर्ज करती है, और कहाँ कन्वर्ज करती है, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। सिमिलरली यू हैव टू प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, monotonically decreasing sequence an which is bounded below, जो इंक्रीजिंग है उसका बाउंडेड अबव होना ज़रूरी है, और जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है दैट शुड बी बाउंडेड बिलो। अगर वो बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्ज करेगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, टू इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। I will give you the proof of one of these two and second will you will do yourself. Okay? फर्स्ट वाले पार्ट का प्रूफ कर रही हूँ बच्चे, सेकंड भी उसी तरह से आप लोगों ने खुद कर, ठीक है। प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस an which is bounded above converges to its least upper bound। हमें शो करना है कि अगर an सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है and it is bounded above and it's bounded above, then it is convergent and converges to its least upper bound। now अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड above है, ये सीक्वेंस हम सारी रियल नंबर्स के ही सेट में ले रहे हैं, तो इसका मतलब हम रियल सीक्वेंसेस की ही बात कर रहे हैं सारी की सारी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सीक्वेंस है अगर ये बाउंडेड above है, देन बाय कंप्लीटनेस एक्सियम जो इस सीक्वेंस का सेट होगा उसका एक लीस्ट अपर बाउंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी सेट बाउंडेड नॉन एम्प्टी सेट अगर बाउंडेड अबव हो तो कंप्लीटनेस एक्सियम कहता है रियल नंबर्स में कि उसका एक लीस्ट अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो वी सपोज, पहले तो हम ऐसे एक सेट बना लेते हैं which contains all the distinct elements of this sequence। ठीक है, जितने भी इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं उससे हमने एक सेट बना लिया S। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, इसका मतलब इस सीक्वेंस के सारे एलिमेंट किसी नंबर k से छोटे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये एलिमेंट्स हैं ये भी क्या होंगे, बाउंडेड अबव, और इसका मतलब जो सेट S है वो क्या हो गया, बाउंडेड अबव। दिस इम्प्लाइज सेट S इज बाउंडेड अबव। और अगर कोई सबसेट रियल नंबर्स का बाउंडेड अबव हो तो कंप्लीटनेस एक्सियम क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S। So there exists some u belongs to real numbers such that u is least upper bound of S। अगर ये S का लीस्ट अपर बाउंड है, इसका मतलब S के सारे एलिमेंट्स इस एलिमेंट से क्या होंगे, छोटे या उसके इक्वल। और S के एलिमेंट्स है क्या, सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स इस U से क्या होंगे, या तो लेसर या उसके इक्वल। फाइन, अब मुझे ये शो करना है कि ये जो U है, हमारी जो सीक्वेंस है वो इसी U पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज। वो कैसे शो करेंगे, इफ आई टेक एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वी नो दैट अगर हम लीस्ट अपर बाउंड में से कुछ भी थोड़ा सा माइनस करें देन दैट नंबर इज नॉट एन अपर बाउंड। अगर हम लीस्ट अपर बाउंड में से कुछ भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं तो वो अपर बाउंड नहीं रहता। इसका मतलब उस सीक्वेंस के कुछ एलिमेंट्स इस नंबर से क्या हो जाएंगे, बड़े। इट मीन्स देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट u माइनस एप्सिलॉन से ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा। फाइन, अब हमें जो सीक्वेंस दी हुई है वो क्या दी हुई है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। इसका मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास एलिमेंट की वैल्यू होगी, सीक्वेंस के एलिमेंट की वैल्यू होगी, वो भी क्या करेगी, इंक्रीज। इसका मतलब अगर n m से बड़ा है तो an भी am से क्या होगा, बड़ा या उसके इक्वल। इट मीन्स अगर u माइनस एप्सिलॉन से am बड़ा है तो an भी क्या होगा, बड़ा।
फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। फाइन। अब अगर an am से बड़ा है और am u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, so what it means that u minus epsilon is less than an for all n is greater than equal to m, and now we know that u is least upper bound of this sequence, s का लीस्ट अपर बाउंड है, तो s के सारे एलिमेंट्स u से छोटे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं u में कुछ थोड़ा सा ऐड कर दूं तो उससे भी क्या होंगे, छोटे होंगे। इसका मतलब ऑल ans आर लेस देन u प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी n। ठीक है, अगर सब n के लिए ये इससे छोटे हैं तो ऑब्वियसली फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए भी an क्या होगा, u प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। नाउ वी कंबाइन दीज टू इक्वेशंस। क्या मिला हमें, u माइनस एप्सिलॉन से an बड़ा है और an से u प्लस एप्सिलॉन बड़ा है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m। सो व्हाट वी फाइनली गेट, हर एप्सिलॉन के लिए एक नेचुरल नंबर मिल गया m such that an lies between u minus epsilon to u plus epsilon for all n is greater than equal to m, or we can write it as an minus u is less than epsilon for all n is greater than equal to m. This means this sequence an converges to u, and this you have to prove। हमें यही प्रूफ करना था कि जो an सीक्वेंस है वो u पॉइंट पे क्या करता है, लीस्ट अपर बाउंड पे क्या करता है, कन्वर्ज। जो अब रिजल्ट हमने किया उससे रिजल्ट क्या आया फाइनली हमारे पास, कि हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोई भी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस अगर होगी तो वो क्या करेगी, कन्वर्ज। कैसे आया है रिजल्ट, पहली बात तो मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, मोनोटोनिक सीक्वेंस मतलब आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उसको कंबाइन करके हम वर्ड यूज करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब अगर वो सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब बाउंडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स, अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, तो कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस चाहे वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, अगर वो बाउंडेड है तो ऑब्वियसली वो अपर साइड से बाउंडेड होगी, और अपर साइड से बाउंडेड होगी तो वो कन्वर्जेंट होगी, और कहाँ कन्वर्ज करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे। और अगर वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो हो जाए तो इसका मतलब वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज अगर करती है तो कहाँ कन्वर्ज करती है, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे। सो कंबाइन करके हम फाइनल रिजल्ट क्या कह सकते हैं, कि हर एक बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या करती है, कन्वर्ज करती है। नाउ द नेक्स्ट रिजल्ट व्हिच वी हैव टू प्रूव, दैट इज एवरी monotonically increasing sequence, every monotonically increasing sequence unbounded above, अगर कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अबव साइड से बाउंडेड नहीं है, देन दैट सीक्वेंस ऑलवेज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। एंड सिमिलरली हम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए क्या कह सकते हैं, कि हर एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर लोअर साइड से बाउंडेड नहीं है, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है and unbounded below, then that sequence will always diverges to minus infinity। Again I'll prove one of these two and similar basis पे आप second proof कर सकते हो। क्या कहा, पहले तो इन दोनों रिजल्ट को समझना जरूरी है। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है, कि कोई भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर अबव साइड से बाउंडेड नहीं है तो वो सीक्वेंस क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज कहाँ करेगी, इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। एंड सिमिलरली अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो, अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो अनबाउंडेड बिलो है, तो वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, और डाइवर्ज कहाँ करेगी, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी।
Now we'll prove the first part. On the similar basis, you can prove the second part. Every monotonically increasing sequence, यानी कि कोई हमें जो sequence दी हुई है, that is monotonically increasing. So we suppose this AN sequence is monotonically increasing sequence. अब अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड इट इज गिवन टू यू दैट इट इज अनबाउंडेड अबव, व्हाट डू यू मीन बाय अनबाउंडेड अबव? अनबाउंडेड अबव का मतलब मैं कितना बड़े से बड़ा नंबर ले लूँ, इस सीक्वेंस का कोई ना कोई एलिमेंट इस बड़े नंबर से बड़ा एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना? सो इफ आई टेक के, however large number, there exists some natural number m corresponding to this such that am is greater than this k. ठीक है, अब हमें क्या गिवन है कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे टर्म की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज. यानी कि इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, then an must be greater than equal to am. Now we combine these two results, what we get? We get that for every positive large number, however large number, there exists a natural number m such that for all n is greater than equal to m, an is greater than equal to am and am is greater than k. Means an is greater than k. It means हर बड़े से बड़े पॉजिटिव नंबर से के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नेचुरल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं m, सच दैट उसके बाद की उसके आगे वाली जितनी भी टर्म्स हैं सीक्वेंस की, वो सारी की सारी इस नेचुरल नंबर k से क्या हो जाएंगी, बड़ी. मीन्स फाइनाइटली मेनी टर्म्स को छोड़कर am-1 तक एलिमेंट्स इस k से छोटे होंगे, बाकी सारे एलिमेंट सीक्वेंस के इससे क्या हो जाएंगे, बड़े. Means the sequence an diverges to infinity and this you have to prove. I am repeating it. हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है every monotonically increasing sequence अगर अनबाउंडेड अबव है तो वो इन्फिनिटी पे क्या करेगी, डाइवर्ज. हाउ विल यू प्रूव दिस? पहले हमें गिवन है इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and second it is given that it is unbounded above. So apply the definition of unbounded above. Means हर बड़े से बड़े पॉजिटिव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक नेचुरल नंबर m एग्जिस्ट करेगा such that am is greater than k. Now हमें गिवन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो हम इंक्रीजिंग की डेफिनेशन अप्लाई कर देते हैं. इंक्रीजिंग की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर n m से बड़ा है तो an भी am से क्या होगा, या तो बड़ा या उसके इक्वल. नाउ वी कंबाइन दीज टू. ये कंबाइन करके क्या कहेंगे, हर लार्ज पॉजिटिव नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन फाइंड आउट अ नेचुरल नंबर n सच दैट वो सारे n जो m से बड़े हैं उनके लिए an am से बड़ा है और am इस k से क्या है, बड़ा. तो इट मीन्स दिस an इज ऑल्सो ग्रेटर देन k फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. इट मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के सीक्वेंस के बाकी सारे एलिमेंट्स इस k से क्या हो गए, बड़े. m-1 तक एलिमेंट छोड़ दो, उसके आगे वाले सारे इस k से क्या हो गए, बड़े. इसका मतलब क्या हुआ, हर बड़े से बड़े नंबर से बड़े एलिमेंट्स इस सीक्वेंस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं. तो ये सीक्वेंस कहाँ डाइवर्ज करेगी, इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी. Second part is an exercise for you, do it yourself. Now from these two theorems which we have done earlier, दोनों की दोनों जो अभी हमने की हैं theorems, इन दोनों थ्योरम से हमें क्या पता लगता है, एक थ्योरम थी कन्वर्जेंस की और एक थ्योरम थी हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस या डिक्रीजिंग सीक्वेंस डाइवर्ज करती है या इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे. अब इन दोनों थ्योरम से लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट वी हैव फाउंड, अगर हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, या तो वो बाउंडेड अबव होगी या बाउंडेड अबव नहीं होगी. ठीक है, आइदर अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड अबव. ठीक है, अगर वो बाउंडेड अबव है देन इट इज कन्वर्जेंट और अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है देन इट इज डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी.
इसका मतलब क्या हुआ, अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैन आइदर बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ऑसिलेट तो नहीं करी, अब कोई सीक्वेंस या तो बाउंडेड होगी ऑफ साइड से या नहीं होएगी, अगर है तो कन्वर्जेंट होएगी और अगर नहीं है तो इसका मतलब वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे। सो व्हाट वी गॉट फ्रॉम हेयर, every monotonically increasing sequence is either convergent or diverges to infinity. Similarly, अगर हमारी सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो वो बाउंडेड बिलो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर वो बाउंडेड बिलो है तो वो कन्वर्जेंट है और अगर नहीं है तो वो डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी, है ना। अगर बाउंडेड बिलो है तो कन्वर्जेंट, अगर नहीं है तो डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस भी या तो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करती है। सो फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टू व्हाट वी फाइनली गेट, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस, दोनों को कंबाइन हम क्या कहते हैं, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट or divergent, but it cannot oscillate. मोनोटोन सीक्वेंस या तो सिर्फ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ये सीक्वेंस कभी भी ऑसिलेट नहीं करती। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।